आपको रखे आगे। हमारे साथ अर्पित भार्गव मौजूद हैं, जिन्होंने याचिका डाली थी जो 25 अप्रैल को भूकंप आया उसके बाद, क्योंकि अभी अरुण बापट जी जिस तरह की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो ऊंची इमारतें हैं उनमें खतरा हो सकता है। लेकिन अर्पित, आप बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि कोर्ट को एमसीडी ने जानकारी दी है कि 80% इमारतें दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल, हियरिंग के दौरान भी उन्होंने यही बोला कि नेशनल बिल्डिंग कोड जो 2005 में बनाया गया था उसी के पालन नहीं कर रही हैं 80% ऑफ द बिल्डिंग्स इन दिल्ली। अब इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? उसमें एग्जिस्टिंग भी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, नई बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की आज मैं बात करूं तो वो 2005 से भी पहले की कंस्ट्रक्टेड होंगी, तो उनके लिए क्या प्रोविजन अभी तक किए गए हैं? 2005 में एक आपका बिल्डिंग कोड था, आज तक आपने उसके लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन की? अगर कोई बिल्डिंग कोड था, गवर्नमेंट खुद ही मान रही है कोर्ट में आके 80% ने वायलेट कर रखा है, अब बाकी का 20% का भी कोई पता नहीं है कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है कि नहीं। देयर इज नो श्योरिटी अभी तक। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है पब्लिक के लिए, इंटरेस्ट के लिए। आफ्टर ऑल हम लोग कितने सेफ हैं? आप, मैं, हम लोग, सब लोग कितने सेफ हैं आज अपने घरों में, ऑफिस में? क्योंकि कोर्ट ने ही टिप्पणी की कि हम जज की तरफ से टिप्पणी की गई कि हम जिस घर में रहते हैं वही कितना सुरक्षित है, उस पर भी सवाल उठता है। जी, आपको रखे आगे। क्योंकि आपने दिल्ली के बारे में जानकारी ली, लेकिन दिल्ली के आसपास, दिल्ली में तो है ही बहुमंजिला इमारतें, लेकिन आसपास तो और ज्यादा ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, उनके बारे में क्या, वो कितनी सुरक्षित है, उसको लेकर तो ज्यादा बड़ी चिंता है। अर्पित जी बिल्कुल सही बात आपने कही। इसमें जी हाँ, जैसे जो ट्रांस यमुना इलाका है वो और ज्यादा जी हाँ, ट्रांस यमुना इलाका। जी अर्पित जी, इसमें चीज दो है, एक तो आपकी ओल्ड बिल्डिंग्स जितनी है और एक नई बिल्डिंग। अब नई बिल्डिंग में दिल्ली में पार्किंग का एक इतना इशू था कि हमारे प्लानर्स ने मास्टर प्लान 2021 निकाल दिया दिल्ली का। अब उसमें क्या हुआ, स्टिल्ट पार्किंग का आपको एक प्रोविजन दे दिया गया कि ग्राउंड फ्लोर पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, स्टिल्ट पार्किंग होगी जो सिर्फ कॉलम्स पे खड़ी है। अब उस वजह से क्या होता है, बिल्डिंग अर्थक्वेक के आने पे और ज्यादा प्रोन हो जाती है कोलैप्स होने के। अब आप देखें, वर्टिकल बीम्स ग्राउंड पे जा ही नहीं रहे, तो अब उस ऐसे तरीकों में अब आप इलीगल कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, वो हमको सबको पता है, सब चीजें हो रही हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड को कोई फॉलो नहीं कर रहा। अब ऐसे में बिल्डिंग तो 1 मिनट में ढह जाएगी, हाई राइज हो या कोई भी हो। इस पर अरुण बापट जी प्रतिक्रिया कुछ देना चाहते हैं। अरुण जी, मैं आपके पास आऊंगी, ब्रेक के बाद समय हो रहा है, ब्रेक का चर्चा जारी है। दिल्ली को लेकर कितनी तैयार है? बात हो रही है ऊंची इमारतों की, जो दिल्ली और आसपास के इलाके में, दिल्ली में और उसके आसपास एनसीआर के इलाके में जो ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, क्या वो भूकंप, अगर शक्तिशाली भूकंप आता है दिल्ली में, तो क्या उसे झेल सकती हैं? अर्पित भार्गव मौजूद है, उन्होंने एक याचिका डाली थी दिल्ली में जिसको लेकर अभी भी सुनवाई चल रही है। अर्पित इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अर्पित, मनोज जी कह रहे हैं कि जो ऊंची इमारतें वो बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि सभी मानदंडों का पालन किया गया। नहीं, ऐसा कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पालन कर रही है या नहीं, मैं रियलिटी बता देता हूँ। आज बिल्डिंग कोड 2005 में आया था, आज तक उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है पहले तो गवर्नमेंट ये बताए। इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी, आज अगर कोई अफसर इम्प्लीमेंटेशन में पाया गया कि नहीं की उसने, कि क्या अकाउंटेबिलिटी, कोई नहीं। तो इसलिए आज गवर्नमेंट सो रही है। दूसरी बात, अर्थक्वेक के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइंस आई थी 2010 में, जिसमें बताया गया था 4 कैटेगरीज होती हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस लेवल की, जो बिल्डिंग एक सह सकती है। 4 लेवल्स थे उसमें। अब ये कोई आज तक अवेयरनेस ही नहीं फैलाई गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस गया था, उसमें भी यही हुआ था कि आप बताएं कि आफ्टर ऑल हर बिल्डिंग के बाहर आप लिखें कि ये कितना अर्थक्वेक का सहने लायक है ये बिल्डिंग। आज तक कुछ नहीं किया उस पर, ऐसा कुछ नहीं किया गया। हमारे साथ मनोज राय जुड़ गए हैं, जो ओएसडी है नोएडा अथॉरिटी के, उनसे बात करते हैं। मनोज राय जी, अभी जो बात हो रही है यहाँ पर ये कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ आपकी जानकारी मेरे ख्याल अधूरी। जी, गौर साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी बोलिए मनोज जी। देखिए, इनकी जानकारी शायद पूरी नहीं है। जब भी कोई बिल्डिंग का नक्शा पास कराया जाता है तो वो एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर डिजाइनर जो होता है उसको तैयार करता है। उससे पहले उसकी पूरी सॉइल टेस्टिंग होती है और बिल्डिंग कोड और जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में उसके हिसाब से, उसके बाद एक सेकंड स्टेज और होती है जो हमें आईआईटी या किसी प्रोफेशनल इंजीनियर से उसकी वेटिंग करानी होती है। वहां से अलग सर्टिफिकेट इशू होता है, तभी कोई बिल्डिंग का प्रॉपर नक्शा अप्रूव होता है। और यही नहीं है, ड्यूरिंग आफ्टर द कंस्ट्रक्शन अगेन दोनों जो प्रोफेशनल्स होते हैं उसके हिसाब से कि भाई ये अर्थक्वेक के हिसाब से बिल्डिंग बनी है
क्या नहीं बनी है, इसके प्रॉपर ड्राइंग सबमिट होते हैं, देन ओनली कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होता है। तो ये पूरे स्टेजेस के ऊपर इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता। अदरवाइज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का अपना ही वेट इतना ज्यादा है, अर्थक्वेक की बात छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी बहुत सारी वाइब्रेशन हमेशा धरती के अंदर चलती रहती है जो हमें महसूस नहीं होती। अगर इस तरह की डिजाइनिंग नहीं होगी तो कोई बिल्डिंग अपना भार भी सह नहीं कर पाएगी। आपको रखे आगे।